हेलो डियर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के 2 चैप्टर में आपने मेरी सारी बातों का ध्यान रखा होगा। जो जो भी मैंने आपको बताया है उन सब चीज़ों का आपने फॉलो किया होगा। ठीक है। और अगर आप उन सब को मेहनत से फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्वांट की तरफ देखने का नज़रिया जल्द ही चेंज होने वाला है। आप इसको मैथ्स की तरह देखते थे शायद पहले, अब आप इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरह देखोगे। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट सीख चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले। ठीक है। और ये बात आपको भी अभी पता लग जाएगी जब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो इंटरेस्ट है ना, वो एक हिसाब से परसेंटेज के बेटे हैं। आप अगर परसेंटेज में मेरी सारी बातें जान चुके हो तो उसी का एक टुकड़ा था इंटरेस्ट, और उसी का एक टुकड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो रिलैक्स होकर आराम से देखिएगा। है, आप इन चीज़ों को पहले ही सीख चुके हो, बस एक प्रॉफिट एंड लॉस के नज़रिए में पिरोने की देर है। और उस नज़रिए में मैं बिल्कुल आराम से शांति से पिरो दूंगा। बस रिलैक्स होकर कंसंट्रेशन के साथ देखना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। सारी बातें मानते रहना बस। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये सारा खेल किस चीज़ का है। मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी है 300 रुपये में। ठीक है। आपने 300 रुपये दिए और कोई चीज़ खरीदी है। तो ये जो गोल गोल घेरा है ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है 300 रुपये को, कि आपने इतने रुपए में कोई चीज़ खरीदी है। फिर आपने क्या किया, आपका मन हुआ कि आप उस चीज़ को बेचो। तो आपने उस चीज़ के ऊपर देखो, ये गोल गोल घेरा है, इससे थोड़ा बड़ा है ना, ब्लू वाला सर्कल बड़ा है, मतलब कि आपने क्या किया, आपने उस चीज़ के ऊपर 500 रुपये रेट रख दिया। अब भाई 300 की लाए हो तो ज़्यादा में ही बेचना चाहोगे, तो आपने 500 रुपये रेट रख दिया। लेकिन 500 में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। है। तो सबसे पहले तो एक चेंज देख लें कि ये आपने ये जो काम किया है इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की भाषा में। आप 300 रुपये की चीज़ लाए और आपने उसके ऊपर लिख दिया 500। तो जो चीज़ आपने उसके ऊपर लिखी है, आपने क्या किया, मान लो ये वो चीज़ है ये। तो आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर 500 लिख दिया। लिखने का क्या मतलब है, आपने उसके ऊपर मार्क कर दिया, आपने उस चीज़ के ऊपर अंकित कर दिया। तो उस चीज़ को बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, क्योंकि हमने मार्क कर दिया। और जितने रुपए में आपने खरीदी थी उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर क्या बोल सकते हैं हिंदी में, क्रय मूल्य। है। क्रय मतलब कि उतने में हमने क्रय किया, उतने में हमने खरीदी है, खरीद भी बोल सकते हैं। तो अब 500 में तो कोई खरीद नहीं रहा था। है। और यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने 300 रुपये को बढ़ाकर 500 लिख दिया। तो ये जो 200 रुपये बढ़ाने का आपने ये जो काम किया है, इस काम को प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा में क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं मार्क अप परसेंटेज। कि कितने रुपए ज़्यादा आपने अंकित कर दिया। तो आपने 200 रुपये बढ़ा दिए भाई, 300 रुपये रेट था, 200 बढ़ा दिए। तो कितने रुपए पर 300 बढ़ा दिए, सॉरी कितने रुपए पर 200 बढ़ा दिए, 300 रुपये पर 200 बढ़ा दिए। चलो कोई नहीं, लेकिन ये परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो 200 रुपये बढ़ा दिए 300 रुपये पर, मतलब कि 2/3 बढ़ा दिए। और 2/3 को क्या बोलते हैं, 2/3 को बोलते हैं 66.66% तो 2/3 को क्या बोलते हैं, ये चीज़ तो आप परसेंटेज में सीख चुके हो ना। हाँ जी, बिल्कुल सीख चुके हैं। ठीक है। तो अब अगली स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 500 रुपये में कोई नहीं खरीद रहा था उसको, तो आपने क्या किया, आपने उसके रेट को थोड़ा सा कम कर दिया। 500 से कम करके आपने उसके रेट को कर दिया 400। तो अब आप 400 में उसको बेच रहे हो। आपने किसी को 400 में बेच दिया, 500 में तो कोई उसको खरीद नहीं रहा था। किसी बंदे ने आपको बोला 400 में दोगे तो ले लूँगा, तो आपने उसके रेट को घटा दिया और उसको 400 में बेच दिया। तो यहाँ पर ये जो आपने एक और चेंज किया है ना, पहले 200 रुपये बढ़ाए थे, अब ये जो 100 रुपये घटाए हैं, जो 100 रुपये घटाए हैं उसको हिंदी में बोलते हैं छूट, या फिर क्या बोलते हैं बट्टा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इस टर्म को बोलते हैं डिस्काउंट। आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। और इस डिस्काउंट को एक बार ग्राहक की नज़र से देखो। ग्राहक किस नज़र से देख रहा है, आप तो दुकानदार हो, आप इस चीज़ का सारा खेल खेल रहे हो। ग्राहक की नज़र से देखो। ग्राहक आपकी दुकान पे आया, उसने देखा कि भाई चीज़ तो 500 की है।
तो उसने आपके साथ बार्गेनिंग की, थोड़ी बातें की और वो 400 में ले गया। तो ग्राहक अपने दोस्त को क्या बताएगा? ग्राहक बताएगा देख भाई 500 की चीज़ थी, 400 में लेकर आ रहा हूँ, 100 रुपये तुड़वा लिए तेरे भाई ने, 100 रुपये। तो यहाँ पर ग्राहक ने कितने रुपए तुड़वाए, कितने रुपए कम करवाए? 100। कितने पर कम करवाए? 500 पर। ग्राहक क्या बोलेगा? 500 में से 100 कम करवा के आ रहा हूँ, 500 में से 100। तो 500 पर उसने 100 कम करवा लिए। तो परसेंटेज में अगर इसको बताएं तो इसको हम बोलेंगे 20%। 1/5 20% होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, परसेंटेज में कर चुके हैं। तो आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया। अब आप घर पर आए हैं, अब आपके पेरेंट्स आपसे जवाब मांग रहे हैं कि हाँ भाई सुबह 300 रुपये की चीज़ खरीद कर, जो तू घर से 300 रुपये लेके गया था, सुबह बोल रहा था बिजनेस करूँगा, क्या बना तेरा? फिर आपने घर वालों को बताया कि देखो जेब से लगाए थे 300 रुपये और घर पे लेके आ रहा हूँ 400 रुपये। तो भाई घर वाले खुश। तो ये जो चेंज आया है, ये जो 300 की जगह 400 आए हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे कि भाई 300 रुपये लगाए थे और 300 रुपये पर मैंने 100 और कमा लिए, अब मेरे पास 400 हैं। मतलब कि अगर आपको मैं फिर से 300 दूँ तो आप फिर से 100 रुपये कमा लोगे, फिर से 300 दूँ, इसी प्रोसेस से आप फिर से 100 रुपये कमा लोगे। मतलब आप 100 रुपये कमा रहे हो 300 पर, 300 रुपये जेब से खर्च रहे हो और उसके ऊपर 100 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं फ़ायदा। कमा रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट। तो आप 100 रुपये कमा रहे हो 300 रुपये पर, मतलब कि आपका फ़ायदा कितना है? 300 पर 100, 3 पर 1, मतलब कि 33.33% या 33.33%। तो इस चेंज को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट, 33.33%। तो यहाँ पर अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की हैं, एक बार उन सभी को फिर से देख लेते हैं, है ना? तो देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं 3 प्राइस, 3 रेट, 3 मूल्य। एक मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो क्या बोलते हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसकी फीलिंग समझो। एक रेट होता है जिस पर हम चीज़ खरीदते हैं, अपनी जेब से जो खर्चा जाता है, ये समझो, ये फील, ये ज़रूरी होती है। एक दूसरा मूल्य है जो हम चीज़ के ऊपर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो फील क्या है? जो मूल्य चीज़ पर लिखा होता है उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या फिर इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, नाम तो कुछ भी दे देंगे, टैग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य, ठीक है, या उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य। तो उसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का तो किसी का भी सहारा ले सकते हैं। और एक तीसरा मूल्य है जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर उस चीज़ को बेचा गया है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, हिंदी वालों के लिए विक्रय मूल्य। क्लियर है? तो हमारे सामने 3 तो प्राइस हैं और 3% चेंज हैं, 3% चेंज हैं। कौन से वाला? एक तो ये है मार्कअप परसेंटेज कि कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित किया, एक है प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, एक है डिस्काउंट परसेंटेज। तो एक बार इनको मैं फिर से परसेंटेज चेंज को रिवाइज करूं, फिर इनका खेल देखते हैं क्या है। देखो कि ये जो मार्कअप परसेंटेज है ये हमने किया है कॉस्ट प्राइस को, जितने रुपए में हमने खरीदा था उसको बढ़ाया है। तो जो मार्कअप परसेंटेज है ये हमने बढ़ाया किसको है? कॉस्ट प्राइस को। तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे, कितने प्रतिशत रेट बढ़ाया गया है वो हमेशा क्रय मूल्य पर देखेंगे। ठीक है, वो इसका प्रतिशत होगा, इसका प्रतिशत नहीं होगा। जो चीज़ बेस है ना, जहाँ से चेंज आना शुरू होता है, जहाँ से जो बदलाव आना शुरू होता है वो बेस होता है। तो शुरू में 300 रुपये थे, वहाँ से बढ़ाकर 500 लिखे, तो बेस क्या है? 300, 300 से 500 पे गए। अब दूसरा चेंज देखो, उसके ऊपर लिखा हुआ था 500, लेकिन घटा के 400 रुपये में बेच दिया। तो चेंज आना स्टार्ट कहाँ से हुआ? 500 से। समझ में आई बात? 500 लिखा हुआ था, 500 में से 100 घटा दिए। तो अब की बार परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड देखेंगे? जो डिस्काउंट परसेंटेज है, जो बट्टा प्रतिशत है, वो देखेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर 30% अगर कोई डिस्काउंट देगा तो मार्केट प्राइस का 30% देगा, सेलिंग प्राइस का नहीं। मार्केट प्राइस को घटाते हैं, अंकित मूल्य को घटाते हैं। तो दूसरा चेंज भी रिवाइज कर लिया, अब तीसरा चेंज रिवाइज करते हैं भला। तो भाई तीसरा जो बदलाव है, तीसरा जो चेंज है वो होता है कि कितने रुपए में चीज़ खरीदी और कितने में बेची। तो हमेशा
जब भी आप फायदा और नुकसान देखोगे वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड देखोगे, वो देखोगे मैंने अपनी जेब से कितने खर्चे थे और जितने भी खर्चे थे उनका कितना प्रतिशत मैंने कमा लिया। क्लियर है? जितने भी हमने खर्चे थे, मान लो आपका आप हो, आपने यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप हो, आपने 300 रुपये पर 100 रुपये कमाए और आपका एक दोस्त है उसने 30,000 रुपये पर 100 रुपये कमाए, तो बात तो बराबर नहीं है ना। कहाँ 30,000 का रिस्क लिया और कहाँ 300 का रिस्क लिया। तो हमेशा जो फायदा और नुकसान है वो देखते हैं कि कितने खर्चे उस पर कितने कमाए, कितने खर्चे उस पर कितने कमाए। अगर नुकसान भी होगा तो कितने खर्चे थे जेब से उस पर कितने गंवाए। तो फायदा और नुकसान हमेशा किस चीज़ के परसेंटेज के रूप में देखा जाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज के रूप में, हमेशा क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में देखा जाएगा। तो क्लियर है? 3 प्राइस हैं, 3% बदलाव है। अब देख ये जो प्रतिशत बदलाव है ना, अब इन प्रतिशत बदलाव का एक बार इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये जो परसेंटेज चेंज है इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ वो नहीं है जो मैंने अभी तक बताया है, इसका एक और इंपॉर्टेंस चेंज है। देखो क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ये है कि ये जो प्रतिशत बदलाव है, ये जो परसेंटेज चेंज है, ये एक पुल है, ये एक ब्रिज है। मैं इसको ब्रिज क्यों बोल रहा हूँ? ब्रिज इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको, देखो इन सभी को अगर हम मिटो दें, अगर आपको इस चीज़ की वैल्यू पता है कि ये चीज़ 400 है और आपको इस पुल की वैल्यू पता है कि 10% मार्कअप किया, तो अगर ये चीज़ 400 है तो इस 10% के पुल से चलकर हम बता देंगे कि ये चीज़ 440 है, मतलब कि इसको 10% बढ़ाकर ये आया। तो ये एक जरिया है यहाँ से वहाँ जाने का और वहाँ से यहाँ आने का, ठीक है। और ये चीज़ मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ उसको मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप समझ पाओगे कि अरे ये चीज़ तो हम कर चुके हैं, और आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। देखो अगर आपको बता दिया गया मार्कअप परसेंटेज, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अगर 10% मार्कअप परसेंटेज है तो मैं कॉस्ट प्राइस को कितने से गुणा करूँ भाई, जल्दी बताओ। 110/100। तो मैं कॉस्ट प्राइस को यानी कि क्रय मूल्य को 11/10 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, फिर तो मार खा जाओगे। आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो ये आएगा, और इसको 10/11 से गुणा करूंगा तो ये आएगा। ये जो एक ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये रास्ता है यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से यहाँ आने का, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक तो इस परसेंटेज चेंज का महत्व आपको पता लग गया। अब दूसरे प्रतिशत बदलाव की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 16.66% डिस्काउंट बताया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं मार्केट प्राइस को, अंकित मूल्य को 16.66% कम करूँगा, मतलब कि मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ छूट दी गई, तो भाई छूट का क्या मतलब होता है, कुछ रुपए घटाए गए चीज़ से और फिर बेची गई, फिर वो उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो इसको 16.66% कम करना, मतलब कि 1/6 कम करना, 5/6 गुणा करना। तो अगर मैं मार्केट प्राइस को, अंकित मूल्य को 5/6 से गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस को अगर मैं 6/5 से गुणा करूंगा तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो इस पुल का, इस ब्रिज का महत्व समझ गए कि अगर इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन हो, इन दोनों में से, और ये पुल बताया हो, तो आप दूसरी वैल्यू पर पलक झपकते ही बिना लिखे पहुंच सकते हो, बिना लिखे, ठीक है, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए। अब भाई ये तीसरा पुल देख लेते हैं। तो तीसरा पुल क्या कहता है, अगर किसी चीज़ को मान लो 12.5% के फायदे पर बेचा गया, तो ये कहता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस जितना भी है इससे 12.5% ज़्यादा पर बेचा गया है, मतलब कि इससे 12.5% ज़्यादा है ये सेलिंग प्राइस। तो किसी भी चीज़ को 12.5% बढ़ाना है तो किससे गुणा करना पड़ता है, तो गुणा करना पड़ता है 9/8 से। ये चीज़ें तो मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ, है ना। तो इस चीज़ को 9/8 से गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस को अगर 8/9 से गुणा करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो समझ गए, 3 प्राइस है, उनके बीच में 3 रिलेशन है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है ना मेरे भाई, अब एग्जामिनर कुछ भी कर ले, आप हार नहीं मानने वाले, आप डेफिनेटली शॉर्टेस्ट रास्ते से जाओगे। टेंशन मत लो, मेरी टेंशन है, मेरी बातें मानते रहो, हैं, इस लायक मैं बना दूंगा आपको। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस भी आएगी। तो देखो
अब ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हो, इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखो परसेंटेज की जो वीडियो है वहीं से एक मैंने स्लाइड उठाई है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर तो सिर्फ 3 ही पुल हैं, सिर्फ 3 ब्रिज हैं और सिर्फ 3 वैल्यू हैं। अरे मैं तो 5 वैल्यू और 4 पुलों वाले क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ, है ना। हम इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर चुके हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। 2 नंबर की वैल्यू हमें पता है और इन वैल्यूज़ के बीच में रिस्पेक्टिव चेंज हमें पता है, हमें पहले नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो खेल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, और ये आसान है तो वो तो बहुत आसान है। तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। मुझे पता है वैल्यू नंबर 2 को 16.66% बढ़ाया गया, मतलब कि 1/6 बढ़ाया गया, मतलब कि 7/6 गुणा किया तो तीसरी वैल्यू आ गई। और पांचवी वैल्यू को 12.5% घटाया गया, मतलब कि 1/8 घटाया गया, मतलब कि 1 माइनस 1/8। इसको 7/8 गुणा किया गया पांचवी को, तब जाके ये तीसरी आई है। ऐसे पांचवी से 12.5% कम है, इस तीर का ये मतलब है। जब 4 नंबर वैल्यू को 37.5% बढ़ाया गया, मतलब कि 3/8 बढ़ाया गया, यानी कि 1 जमा 3/8। जब चौथी नंबर को 11/8 से गुणा किया तो पांचवी आई। और जब पहली वाली वैल्यू को, ये 9 का पहाड़ा है तो नीचे 11 आएगा, 3/11 घटाया गया, मतलब कि 8/11 से गुणा किया गया, तब जाके चौथी वैल्यू आई। तो भाई देखो मैंने बताया था ना, ये जो परसेंटेज चेंज हैं ये पुल हैं, पुल। अब इन पुलों का मैं कैसे यूज करता हूँ, देखो 300, अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मान लो मैं 2 नंबर पर खड़ा हूँ, तो अगर मैं इसको 7/6 से गुणा करूंगा तो मैं पुल पर से चल के तीसरे पे आ गया। 7/6 से मैंने गुणा किया, दूसरी वैल्यू को 7/6 से गुणा करेंगे तो तीसरी बन जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी तीसरी की है उतनी। तो मैं 3 नंबर पे आ गया ना। अब मुझे ये पता है कि पांचवी वाली को 7/8 से गुणा करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, लेकिन मैं तो तीसरी पर हूँ, तो तीसरी को इसका उल्टा 8/7 से गुणा करूंगा और मैं पांचवी पर पहुंच जाऊंगा। मैं तो पांचवी पर खड़ा हूं। चौथी को 11/8 से गुणा करेंगे तो पांचवी आ जाएगी, तो पांचवी को तो मैं 8/11 से गुणा करूंगा, पांचवी को 8/11 से गुणा करूंगा, तो मैं चौथी पर खड़ा हूं अभी। अब मुझे ये पता है पहली वाली को 8/11 से गुणा करूंगा तो मैं चौथी पर पहुंच जाऊंगा, तो चौथी को तो मैं 11/8 से गुणा करूंगा। अब तो मैं पहली पर पहुंच गया, मतलब ये जितने भी पुल थे उन सब का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो देख लेते हैं पहली की क्या वैल्यू आई। तो 8 से 8 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से ये जाएगा 5 पर, 6 5 30, तो 8 5 40, तो पहली की वैल्यू आ गई जी 400। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इतने ब्रिजेस हमने कवर नहीं करने हैं। तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का सारा खेल। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आगे आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो दोनों क्वेश्चन इस तरह से लगेंगे जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस की समझ नहीं चाहिए। और उन क्वेश्चंस को मेरा दिखाने का पर्पज़ पता है क्या है, उन क्वेश्चंस को दिखाने का ये पर्पज़ है कि भाई हमने क्वेश्चंस को इस नज़र से नहीं देखना कि ये टाइम एंड वर्क का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये एवरेज का है। मैं आपको क्वेश्चंस सोल्व करने नहीं सिखा रहा और ना ही मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं आपको एप्टीट्यूड सिखा रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको क्वांट की जड़, जो क्वांट की नींव है ना, मैं आपकी वो मजबूत कर रहा हूँ। अगर वो मजबूत हो गई तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, हमें किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बेस के जो कंसेप्ट है, हमारी जो बेस की समझ बन जाएगी। चाहे एग्जामिनर 2 चैप्टर को मिक्स करे, 3 चैप्टर को मिक्स करे, या ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ ले। एप्टीट्यूड जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पूछना जरूरी थोड़ी है। तो चलो एक बार उन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्यों नहीं है। इफ 7% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 8% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ये बोल रहे हैं कि किसी आर्टिकल का, किसी चीज़ का जो सेल प्राइस है, जितने में वो बिकती है, उसका 7% उसके कॉस्ट प्राइस के 8% के बराबर है। तो इसको मैं एक बार लिख लूँ, मैं सेल प्राइस को लिखूंगा S और कॉस्ट प्राइस को लिखूंगा C। तो 7% ऑफ S इज इक्वल टू 8% ऑफ C, ये बोल रहा है एग्जामिनर। फिर उसने क्या बोला, देखो 9% ऑफ इट्स सेल प्राइस, कि उसके सेल प्राइस का 9% ऑफ सेल प्राइस एक्सीड्स, मतलब कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, ₹1।
तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस भी मैंने लिख लिया। तो ये जो 9% ऑफ सेल प्राइस है ये ज़्यादा है, इससे इससे 1 रुपया ज़्यादा है। तो भाई इसके अंदर मैंने 1 रुपया जोड़ दिया और अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि वो इससे 1 रुपया ज़्यादा था। तो अब तक जो चीज़ एग्जामिनर ने कही वो मैंने आपके सामने लिख दी। अब तक मैंने कुछ सोल्व नहीं किया है, सिर्फ जो चीज़ उसने बताई वो लिखी है। अब एक बार इसी इक्वेशन को इस चीज़ के साथ कंपेयर करो ज़रा। 7x इज इक्वल टू 8y, 9x इज इक्वल टू 10y प्लस 1। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन है इक्वेशंस का, कंप्लीटली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है? हाँ पता है कि हम क्या करते हैं, हम या x या y इन दोनों में से किसी एक का जो वेरिएबल है वो सेम कर देते हैं, फिर एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल हमने सेम किया था उससे दूसरे वाले की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो एक बार यहीं पर हम क्या करें, वही तरीका एक बार लगा लेते हैं। तो भाई एक बार उसने पूछा क्या वो देख लूँ एक बार। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब मुझे s को सेम करना पड़ेगा ताकि s डिलीट हो जाए और मुझे c की वैल्यू पता लग जाए। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से ताकि ये 9 7 63 हो जाए, और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से ताकि ये भी 63 हो जाए। और फिर ये s वाले टर्म से s वाला टर्म खत्म हो जाएगा और मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो एक बार सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, और मुझे ये पता है कि मैंने s वाले टर्म को बराबर कर दिया है, तो इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं तो सीधा 0 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने ही तो ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई किया है कि ये कट जाएं, और ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 9 8 जा मेरे दिमाग में है 72। ठीक है, 9 8 72 मेरे दिमाग में ही है, 7 दही 70, 70 भी मेरे दिमाग में है 70। तो 72 माइनस 70, 2% ऑफ सी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब सिर्फ 0 है। अब ये 0 मैंने इसलिए लिखी कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि नीचे +1 नहीं आएगा, 0 माइनस 1। ऊपर वाली में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 72% में से 70% सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 2 आया ना, तो इसलिए ये -1 आएगा। और ये -1 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 7 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये -7 आएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7। और हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 100%। तो भाई 50 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 350, ऑप्शन बी। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तो आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस इंक्लूडेड है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। फिर भी मैं बोल रहा था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है, उसके कंसेप्ट नहीं चाहिए। क्यों बोल रहा था, देखो एक बार ध्यान से। अगर मैं इस सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल को काट दूं और यहां पर मैं लिख दूं ए, इफ 7% ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू 8% ऑफ बी एंड 9% ऑफ A exceeds 10% of B by ₹1, then what is the value of B? तो क्या इसका कोई आंसर चेंज होएगा? वही आ जाएगा ना, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पर उसने आपसे इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आप ऐसे टेंशन में मत आ जाओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने इक्वेशन का पूछा। नहीं, अब मेरा मोटिव ये भी नहीं था कि आप ये पता करो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, नहीं। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ, कोर कंसेप्ट्स, उनको हर एक चैप्टर के नज़रिए से आपको दिखाने वाला हूँ। बस आपने क्या करना है, एग्जाम में या जब भी मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है बिना नकाब के, ये सोच के नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस का है इसका उसका, बिना उसको क्वेश्चन को समझे उसके ऊपर नकाब नहीं पहनाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, कंसेप्ट को समझना है, हाँ जी ऐसे ऐसे बोल रहा है, सिचुएशन समझ में आ गई, और उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर है? तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द रिटेल प्राइस ऑफ ए वाटर गीजर, रिटेल प्राइस यानी कि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर गेन्स 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%। ये जो खुदरा मूल्य होता है ये क्या होता है, जो रिटेलर देता है, मतलब जो ग्राहक के घर में जितने रुपए की चीज़ पहुंचती है,
MRP देखा है आपने चीज़ के ऊपर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि मैक्सिमम इतने रुपए में रिटेल कर सकते हैं, मैक्सिमम इतने रुपए में बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते ग्राहक को, MRP, है ना। तो देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो देखो यहाँ पर एक बार पहले सिचुएशन को समझ लो। इन्होंने ये बताया है कि मैन्युफैक्चरर जो उत्पादक है, जो चीज़ को बनाता है, उसे 10% का फायदा होता है। मतलब कि वो जितने रुपए में भी चीज़ को बनाता है उससे 10% ज़्यादा में बेचता है। तो भाई मान लो मैन्युफैक्चरर M रुपए में बना रहा है, तो भाई उसने 10% ज़्यादा में बेच दी। मतलब मैन्युफैक्चरर ने जितने रुपए में भी चीज़ बनाई उसको अगर मैं 10% बढ़ा दूं तो पता लग जाएगा कि इतने में बेच दी। और मैन्युफैक्चरर ने किसको बेची थी? मैन्युफैक्चरर बेचते हैं होलसेल डीलर को। मान लो आप जूते बनाते हो, आप जूते के मैन्युफैक्चरर हो, फिर आप बेचते हो उस बंदे को जो होलसेल के भाव में दुकानों को बेचता है, तो आपने होलसेल डीलर को दे दिया। तो डीलर ने इतने रुपए में खरीदा है ना, जितने में मैन्युफैक्चरर ने बेचा है इतने में खरीदा, तो डीलर ने भी 15% का फायदा कमा लिया। मतलब जितने में भी उसने खरीदा था उससे 15% ज़्यादा में बेच दिया डीलर ने। ठीक है, 15% ज़्यादा में बेच दिया। एक और बंदे को, रिटेलर को, जो ग्राहकों को बेचेगा, रिटेलर ने भी 25% फायदा कमा लिया। मतलब जितने में भी खरीदा था उससे 25% ज़्यादा में बेच दिया। और ये बोल रहे हैं कि जो रिटेल प्राइस है, मतलब जितने में रिटेलर ने बेचा है, वो प्राइस है 1265 रुपये। मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ रुपए में एक चीज़ बनाई थी, उसको 10% बढ़ाया गया तो एक नई वैल्यू आई। उस नई वैल्यू को 15% बढ़ाया गया तो एक नई वैल्यू आई। उस नई वैल्यू को 25% बढ़ाया गया तो एक नई वैल्यू आई जो उसने बता दी। और वो पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने कितने रुपए में बनाया। तो एक बार मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि एक प्रिंसिपल है, उसकी जो कंपाउंडिंग रेट है, मतलब जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले साल के लिए 10% थी। उसके बाद अगले साल के लिए जो उसकी रेट है वो 15% थी। नया प्रिंसिपल आ गया, 15% बढ़ गया। और तीसरे साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो 25% थी। तो आज जो अमाउंट है वो 1265 है। तो क्या आप मुझे प्रिंसिपल बताएंगे? आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक शहर है, या फिर शहर को छोड़ो, एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर। तो पहले साल उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे थे, हाँ, पहले साल उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे थे वो 10% बढ़ गए। किसी क्लास के अंदर, स्कूल में एक क्लास है, मान लो 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास में जितने भी बच्चे थे वो 10% बढ़ गए। फिर अगले साल वो फिर से 15% बढ़ गए, तो और ज़्यादा हो गए। अगले साल वो फिर से 25% बढ़ गए, और आज वो बच्चे 1265 है नंबर में। तो क्या आप मेरे को बताएंगे कि स्टार्टिंग में 9वीं क्लास में कितने बच्चे थे? तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन नहीं है। या फिर अगर मैं टू द पॉइंट बोलूँ, ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के है, लेकिन ये कंसेप्ट, ऊपर वाला कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, ये कंसेप्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। और ये जो कंसेप्ट है ये किस चीज़ का है? ये है परसेंटेज के अंदर जो मैंने आपको कराया था। तो ये जो कंसेप्ट है ये किस चीज़ का है? कि जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली कुछ कुछ परसेंट बढ़ती है, तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों परसेंटेज के बेटे हैं। परसेंटेज के भाई भूई भी नहीं है, कज़न भी नहीं है, ये उसके बेटे हैं, परसेंटेज में से ही निकले हैं। ठीक है, बस परसेंटेज को देखने का नज़रिया अलग अलग करते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, और तब जाकर हमें ये अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको आप ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि यहाँ से वहाँ जाने में कितने से गुना करना पड़ेगा? 5/4 से। जब किसी भी चीज़ को 25% बढ़ाते हैं तो 5/4 से गुना करते हैं। लेकिन मुझे तो उल्टा आना है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ आने में मैंने कर दिया 4/5। अब मुझे इतना पता है यहाँ से वहाँ जाने में 115/100 यानी कि 23/10, 23/20 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे को तो भाई यहाँ से उल्टा आना है, तो मैं इस चीज़ को 20/23 से गुना करूँगा। अब यहाँ से वहाँ जाने में 11/10 से गुना करना पड़ेगा, पर मेरे को आना है उल्टा।
तो मैं 10/11 से गुणा करूँगा। तो समझ में आ गई बात, ये खेल है इस क्वेश्चन का। तो चलिए भाई एक बार इसको सोल्व कर ही लेता हूँ। अब यहाँ तक आ गए हैं तो 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पाँचे, और 23 से ये 5 पर जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 800, ऑप्शन ए। तो क्लियर है? मतलब आपने क्या करना है, जो भी कंसेप्ट आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूं, उसको उतने ही बेसिक से आपने देखते रहना है, ठीक है? हर एक चीज़ करेंगे। तो अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को देखने का एक और नज़रिया देना चाहता हूं, तो चलिए वहां पर चलते हैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस को एक और तरीके से हमें देखना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर लाइन बना ली है, और नंबर लाइन पर यहाँ पर है 0, ठीक है, और इससे आगे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, और चीज़ को जिस भी रेट में हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य है, ये 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर लाइन पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर है 200, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस चीज़ के ऊपर, तो देखो अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 200 है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि भाई 400 है, मैंने खुद एज्यूम कर लिया, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इससे बड़ा ही होगा, तो उसने ज़्यादा रुपए उसके ऊपर लिख दिए। अब उसकी चीज़ तो बिक नहीं रही थी, उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, और हमने उस चीज़ के ऊपर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया जी 300। तो हमें नंबर लाइन के ऊपर ये ऐसे देखना आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस है, उससे कुछ परसेंट आगे सेलिंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस से कुछ पीछे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कुछ आगे मार्क्ड प्राइस है। जो अपनी विजुअलाइजेशन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये कई बार बहुत अच्छी तरह से आपके इक्वेशन को कम टाइम में करवा देती है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस है 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 0 से लेकर यहाँ तक, इस पूरे डिस्टेंस को सेलिंग प्राइस बोलेंगे, यहाँ से 0 से लेकर 300 तक, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज 300। इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 200। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 100। जस्ट देखने का नजरिया आपको बता रहा हूँ। अब 0 से लेकर पूरा यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 400, इसको हम बोल रहे हैं मार्केट प्राइस। तो अब आप ये देखो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार इनको ऊपर लिख लें भाई, ये लो। तो जो प्रॉफिट है, जो फायदा है, उस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करता है, उस फायदे को रिप्रेजेंट करता है ये काली वाली डंडी, ये वाला गैप। ये वाला गैप किसको रिप्रेजेंट करता है कि फायदा कितना है, कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। और डिस्काउंट कितना है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये वाली डंडी। डिस्काउंट यानी कि छूट, कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना कम है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में कितना गैप है, और मार्कअप कितना है, अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, उस चीज़ को डिनोट करता है, उस चीज़ को दर्शाती है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी, ठीक है। बस एक इसी फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस को 2 हिस्सों में एक हिसाब से करने वाले हैं, 2 पार्ट्स में, ठीक है। मतलब कि इस प्रॉफिट एंड लॉस के आधे पार्ट में मैं आपको कुछ सम दूंगा या कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा, जिनके अंदर सीपी और एसपी की जो रिलेशन है उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, उसके ऊपर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आने हैं वो करने वाले हैं। और फिर आधे पार्ट के बाद जब आपको इनका खेल अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम मार्केट प्राइस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, अंकित मूल्य को भी है, फिर उस टाइप के कई क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट के लिए अब आपके दिमाग में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ध्यान से देखो कि हम एक वो रेट, जितने रेट पर हम चीज़ को खरीदते हैं वो है सीपी क्रय मूल्य, जितने पर हम बेचते हैं वो है एसपी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो मैंने केस लिया है वो लिया है कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखो 3 चीज़ें हैं। एक तो है ये रेट कि भाई जितने में हमने खरीदा, दूसरा है कि फ़ायदा कितना हुआ, ये पुल जो है, और तीसरा है कि कितने में बेचा। तो आपका एग्जामिनर पता है क्या करेगा, आपका एग्जामिनर आपको अलग अलग तरीके से, एक तो ये तो सिंपल सा तरीका हो गया कि भाई 300 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 10% फ़ायदा है, ये बताओ, ये तो सिंपल सा हो गया।
लेकिन इसी काम को कई तरीकों से करता है वो। तो अलग अलग तरीकों से इन 3 में से कोई भी 2 आपको वो बता देता है और तीसरा पूछ लेता है। तो एक बार इसका सबसे सिंपल वर्जन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्जन, अगर किसी ने ये बता दिया कि कॉस्ट प्राइस, हमने चीज़ को खरीदा 500 रुपये में है और हमें 10% फ़ायदा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने में भी हमने खरीदा है उसका 10% फ़ायदा हुआ है। तो भाई 500 का 10% 50, तो मतलब हमने 50 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा, 550 में बेचा। एक तो ये वे है इस चीज़ को देखने का। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि अगर 10% फ़ायदा हुआ है तो इसको, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको हम 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा आपको वो सेलिंग प्राइस बता देगा। मान लो यहाँ पर उसने कुछ भी बता दिया 770, तो हमें पता है। अब आपने कंफ्यूज होकर ये नहीं करना कि इसको 10% कम कर दिया, 10% फ़ायदा है, किसी चीज़ को 10% बढ़ा के ये आया है तो इसको 10% कम कर दिया। हालांकि परसेंटेज में ये कंसेप्ट हमने बिल्कुल अच्छे से किया है कि इस चीज़ को 10% बढ़ा के ये आया है, मतलब इस चीज़ को 11/10 से मल्टीप्लाई करके ये आया है, तो इस चीज़ को 10/11 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। क्लियर है, ये मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका। तो ये है दूसरा केस कि भाई उन्होंने कॉस्ट प्राइस पूछ लिया था। अब इस चीज़ को आप एक और तरीके से देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न होने लायक बातें भी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं उसको हम मान सकते हैं कि जो भी हमने खर्चा किया वो अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। जो भी हमने खर्चा किया वो 100% है। तो अगर आप 10% फ़ायदे पर बेच रहे हो तो इसका मतलब जितने भी रुपए आपने लगाए थे, आपने उसका 110% जितना भी होता है उतने में उस चीज़ को बेचा है। 10% फ़ायदे पे बेच रहे हो ना, तो मतलब कि जितना भी आपने खर्चा किया था उसका 110% जो भी होता है उतने में आपने बेचा। तो 110% की वैल्यू क्या है, 770। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 700। मतलब कि हम परसेंटेज के वे में भी ऐसे देख सकते हैं। क्लियर है। और तीसरी चीज़ वो क्या आपसे पूछ सकता है कि भाई ये प्रॉफिट पूछ लेगा। यहाँ पर उसने बता दिया कि 700 रुपये में चीज़ खरीदी और 770 में बेची, तो भाई कितने का फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो यहाँ पर फ़ायदा हुआ है 70 रुपये का 700 पर, जो कि है 10%। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बता दी है। ये तीनों नज़रिए मैंने आपको बता दिए ना। तो ये मैंने बताई थी पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या होएगा, दूसरी सिचुएशन में कोई खास बदलाव नहीं है, उसको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। मतलब कि जितने में भी उसने खरीदा था उससे कम में वो बेच देगा। बस पहले हम कुछ परसेंट बढ़ा रहे थे, अब हम कुछ परसेंट घटाएंगे चीज़ों को। कि मान लो उसने ये चीज़ 1600 रुपये में खरीदी, उसको 12.5% का नुकसान हो गया, तो 1600 को 12.5% कम, यानी कि 1/8 कम करेंगे, मतलब कि 7/8 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि सेलिंग प्राइस 1400 है। तो मेरे को पता है कि आपको ये सारी रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ स्पीड बिल्डिंग टेस्ट करने वाले हैं। और स्पीड बिल्डिंग टेस्ट स्पीड से करने के लिए नहीं होता, स्पीड को बिल्ड करने के लिए होता है। लेकिन जो भी स्पीड बिल्डिंग टेस्ट मैं आपको देता हूँ वो होता है मेंटली करने के लिए, बिना पेन और पेपर के करने के लिए। तो जो भी PDF आपने डाउनलोड की है, अगर आपने उसको अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है उसका, तो निकलवा लीजिएगा और वहाँ से स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद वीडियो के फॉर्म में मैं आपको उसके आंसर की दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं।